हेलो स्टूडेंट, पिछले दो वीडियो में हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी जो जीसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट साइंस का, उसका कर चुके हैं हल। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन सी जो 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है, जिसका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार करेंगे आसान विधि से। क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, इसमें ये पूछा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किन कारकों पर चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। और बी नंबर में एक मैथ दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि किसी प्रतिरोध अगर है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, तो ये 3 प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 11 ओम और एक बार हो जाएगा 1 ओम। तो चलिए इस प्रकार हम लोग इसका आसान विधि से हल करेंगे, समाधान करेंगे, सोल्यूशन समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। क्या क्या कारक पर निर्भर करता है? नंबर 1, तार की लंबाई पर। अगर तार बहुत ज़्यादा लंबा है तो प्रतिरोध लंबा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ज़्यादा लंबाई तार है मतलब बहुत दूर तक विद्युत को जाना है तो प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होगा। तार लंबा तो प्रतिरोध भी लंबा, यानी प्रतिरोध भी ज़्यादा। ठीक। नंबर 2, ठीक उसका उल्टा, चालक का अगर अनुप्रस्थ काट जो उसका मोटाई होता है, अगर उसका क्षेत्रफल जो अगर किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। अगर चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर अधिक है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके लिए एक वीडियो बनाए थे आपको समझाने के लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको देखिए, अच्छे से समझ जाइएगा कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से किस प्रकार प्रतिरोध घट जाता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से किस प्रकार प्रतिरोध बढ़ जाता है। जान गए। नंबर 3 है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है उस चालक के पदार्थ की प्रकृति, अगर चालक अगर लोहा है, चालक अगर एल्यूमिनियम है, चालक अगर तांबा है, तो उस पर भी निर्भर करता है कि प्रकृति उसका कैसा है। अब आते हैं न्यूमेरिकल जो बी नंबर में दिया गया था कि हम 3 ओम दिया गया था, 3 प्रतिरोध दिया गया था और उसका मान दिया गया था, और फिर पूछा गया था कि उसका तुल्य प्रतिरोध 11 ओम कैसे होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा। 11 ओम प्राप्त करने के लिए 2 ओम 3 ओम और 6 ओम जो है उसको किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका मान को पुट कर देंगे तो 11 ओम हो जाएगा, यानी इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और फिर 1 ओम अगर प्राप्त करना है तो 1 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में, दोनों सेम है, उनमें जोड़ना है। तो इस प्रकार इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, व्यंजक होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान पुट कर देंगे, सोल्यूशन करेंगे, लॉसा निकालेंगे, 2 3 6 का तो 12, और इसको समाधान करेंगे। इस प्रकार सोल्यूशन करेंगे तो 12 कट जाएगा और अंत में जो प्रतिरोध का मान आएगा वो 1 आएगा। यानी पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1 ओम प्राप्त करने के लिए, और 11 ओम प्राप्त करने के लिए हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो इस प्रकार आसान विधि से इसको हम हल करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया है कि जो विद्युत जनित्र होता है, जिसे अभी डायनेमो कहा गया है, एक देखिए डायनेमो और विद्युत जनित्र ये सेम होता है, एक ही होता है। तो चलिए उसका पूरा हम लोग वो क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका संरचना कैसे होता है, पूरा जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको सही आंसर लिखना है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत लंबा आंसर होगा। जितना संभव हम शॉर्ट किए हैं, अभी एग्जाम के टाइम कम है, हम लोग थोड़ा सा सिर्फ आंसर पर फोकस किए हैं। समय मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बोर्ड में आप लोगों को समझा देंगे। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार लिखेंगे विद्युत जनरेटर, एक लिख लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे और लिखेंगे इसका परिभाषा। विद्युत जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। बस इतना ही लिखना है आपको कि विद्युत जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस इसके बाद आ जाएंगे हम लोग सिद्धांत में। सिद्धांत क्या है? विद्युत जनरेटर
मुख्य रूप से फैराडे का सिद्धांत पर कार्य करता है। बस इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फैराडे का सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे अगर समय मिलेगा तो। क्या है, अर्थात चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये कौन कहा, ये फैराडे का सिद्धांत के अनुसार कहा जा रहा है। और यदि परिपथ पूर्ण होता है, यानी सब कुछ अगर पूर्ण होता है तो धारा प्रवाह होने लगता है। तो इस प्रकार हम लोग विद्युत जनरेटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी फैराडे का सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फैराडे का सिद्धांत इस प्रकार है। आप लोग इसका आंसर इस प्रकार यहाँ से भी लिख कर छोड़ सकते हैं कि विद्युत जनरेटर मुख्य रूप से फैराडे का सिद्धांत पर कार्य करता है। आप आ जाते हैं निर्माण में। क्या है निर्माण, यानी इसका संरचना के बारे में कहा जा रहा है। तो संरचना क्या है, हम लोग थोड़ा सा संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। संरचना में हम लोग सबसे पहले एक प्यारा सा फिगर दे देंगे। ये है एक चुंबक दंड, इसमें 2 चुंबक दंड लगा हुआ है, और ABCD एक कुंडली लगा हुआ है, और ये हुआ ब्रूस। ये क्या है, ब्रूस है, 2 ब्रूस लगा रहता है, और ये होता है बलाई जिसे रिंग कहा जाता है। इस प्रकार का हम लोग इसमें एक चालक तार लगा होता है, और ये होता है गैल्वानोमीटर जो ये सूचित करता है कि इसमें विद्युत जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये सूचित करता है। तो ये गैल्वानोमीटर है। तो इस प्रकार हम लोग एक प्यारा सा फिगर विद्युत जनरेटर का दे देंगे। इसके बाद हम लोग इसका वर्णन अपनी भाषा में लिख लेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, फिगर को फॉलो करके इस प्रकार लिख लेंगे कि विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है। कभी हम लोग फिगर द्वारा आपको बोर्ड में समझा देंगे। अभी आंसर तो लिख लीजिए। जिसे किसी स्थायी चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा जाता है। ठीक है, इस कुंडली के 2 सिरों में 2 वलय R1 और R2, 2 वलय का नाम दिया गया है, R1 और R2 से संयोजित होते हैं। इन दोनों वलयों का भीतरी भाग विद्युत रोधी होता है, मतलब इससे विद्युत प्रवाह नहीं होता है। 2 स्थिर चालक ब्रूस B1 और B2 दिया गया है को पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 और R2 में दबा कर रखा जाता है, ताकि वो स्लिप रिंग कहा जाता है, क्योंकि उसको टच करके वो घूमते रहे। दोनों वलयों R1 तथा R2 भीतर से दूरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसके दूरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। इसको बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रूसों के बाहर सिरे बाहरी परिपथ से विद्युत धारा के प्रभाव को दर्शाने के लिए गैल्वानोमीटर, क्या गैल्वानोमीटर से संयोजित होते हैं, यानी गैल्वानोमीटर लगाया जाता है। इसमें दर्शाने के लिए लिखिएगा। तो इस प्रकार हम लोग विद्युत जनरेटर का संरचना लिख लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कार्य प्रणाली के बारे में। क्या लिखेंगे आप, कार्य प्रणाली, मतलब ये किस प्रकार कार्य करता है। तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कार्य प्रणाली। लिखेंगे, जब 2 वलयों से जुड़ी दूरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली AB, 2 कुंडली था AB और CD, AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा। जब कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश से प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हम लोग फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी दाहिना हस्त नियम जो पढ़े थे उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक और चर्चा करेंगे अगर समय मिलेगा तो फिर बाद में। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आंसर पर फोकस कर रहे हैं और समय के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। इसीलिए अभी आंसर को आप लिख लीजिए और बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपना बेझिझक आप क्वेश्चन कर सकते हैं और शेयर करना मत भूलिएगा, किसी का फायदा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि सेक्शन C में एक आसान सवाल दे दिया है कि आपको निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। ये 5 में 5 आपका आ जाएगा आराम से और बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए देखिएगा कि हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में यही पढ़े थे कि अगर एरो जो है, ये एरो जो है और दाएं और तत्वों में उपस्थित संख्या अगर बराबर है तो क्या है,
उपस्थित तत्वों की संख्या अगर बराबर है तो ये संतुलित है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है सभी असंतुलित है, मतलब बराबर नहीं है। आपको संतुलित करने के लिए दिया गया है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सवाल है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सीधे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। पहले इधर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के सामने 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन बराबर हो गया बाएं और दाएं ओर। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन चूंकि पहले से 3 था तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो मुझे भी इधर 6 कर देना है। तो मुझे यहाँ आराम से कितना बैठा देना है, 3 बैठा देना है। तो 3 दूना 6 हो गया। आप देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ओर बराबर हो गया, मतलब मेरा समीकरण जो है ये संतुलित हो गया। बी नंबर देख लेते हैं। यहाँ Fe और यहाँ जल यानी जो आयरन है जल के साथ अभिक्रिया किया और ये बन गया जंग, और इधर क्या है, हाइड्रोजन। तो Fe3O4 जो है, यहाँ चूंकि Fe3 है तो हम लोग यहाँ पहले 3 लगा देते हैं। तो हो गया Fe जो है आयरन जो है 3 हो गया। अब क्या देख लेंगे कि ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 है। तो हम यहाँ ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम तो ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं बैठ सकते, तो सीधा मुझे बैठाना है यहाँ 4 बैठा दिए। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या हो गया बाएं और 8। इधर हम लोग कर देंगे यहाँ 4, तो 4:2 हो गया। तो इधर हो गया पूरा बराबर। आप लोगों को क्लियर अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बोर्ड में समझा देंगे। उम्मीद है कि इसी से ही आप समझ पाइएगा। तो इस प्रकार मेरा ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिए ये 3 नंबर NaCl यानी इधर सोडियम 1, इधर भी सोडियम 1 है। यहाँ Cl 1 है, यहाँ भी Cl 1 है। यहाँ Ag यानी सिल्वर 1 है, यहाँ भी सिल्वर क्या है, 1 है। अब यहाँ है NO3, इधर भी NO3। मतलब ये जो समीकरण है ये एकदम उठा दिया है आपका जो पासपोर्ट किताब है वर्मा का, सीधा वहीं से उठा दिया। ये समीकरण क्या है, संतुलित है। इसे संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख दीजिएगा समीकरण संतुलित है। इसके बाद डी नंबर में आते हैं। डी नंबर में यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है दाईं ओर। तो पहले हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन का संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन की संख्या 2 है, मतलब 2 लगाने से मेरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बहुत आसान है। अब ई नंबर देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, लेकिन यहाँ क्लोरीन की संख्या जो है 2 है। तो इसे यहाँ हमें क्लोरीन की संख्या 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ H के आगे 2 लगा देंगे। तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अब चूंकि यहाँ अब क्या है, हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, 2 हुआ, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। तो कितना आसान सा सवाल दिया था ये 5 नंबर के लिए संतुलित समीकरण करने के लिए। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको हल करके 5 नंबर एकदम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र का नामांकित आपको चित्र बनाना है, एक वीडियो में हम बना चुके हैं, उसको आपको दिखा देते हैं। चलिए आराम से देख लीजिए कि मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र हम किस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से एक चित्र बना के अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारों, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारों, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारों, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। और कैसे थक के बैठ जाऊं। लास्ट क्वेश्चन जिसमें यह पूछा गया है कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है। इसके आंसर को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग नॉलेज ले लेते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन होता क्या है। कोई भी इंसान जो है, कोई भी मनुष्य जो है वो 23 जोड़ा यानी 46 क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, या हम लोग जानते हैं यानी गुणसूत्र होता है। तो 46 यानी
जो नर हो या मादा हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। ध्यान से याद सुनिएगा। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, जाहिर सी बात है। अब ये जो 46 है तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि नर और मादा के द्वारा जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, बच्चों का उत्पत्ति होता है, जो नर या मादा के रूप में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो क्या है, इसमें कितना क्रोमोसोम होता है, इसमें भी 46 ही होगा। कैसे होता है देखिए ध्यान से, हर इंसान भी, हर मनुष्य में 46 जो होता है क्रोमोसोम होता है। क्लियर, याद रखिएगा। इस 46 जो है दो भागों में डिवाइड है, एक 44 और दूसरे भाग होता है 2। इस 44 जो क्रोमोसोम होता है इसे कहा जाता है ऑटोसोम। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। और ये जो होता है ये होता है एलोसोम। क्या होता है, एलोसोम। तो दो प्रकार के क्रोमोसोम होता है। इस एलोसोम दो क्रोमोसोम को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लिंग गुणसूत्र। सेम टू सेम इधर भी होगा, 46 को 44 जो ऑटोसोम होगा और प्लस 2 क्या होगा, एलोसोम होगा। सेक्स डिटरमिनेशन में भाग लेता है ये दो, इधर का 2 और इधर का 2 भाग लेता है। और इधर ऑटोसोम जो होता है वो चाहे नर में हो या मादा में हो वो सेम रहता है। वो क्या करता है, बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसलिए देखिएगा जो फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, आँख है, नाक है, हाथ पैर सब क्या है, सेम टू सेम है। वो इसका फेफड़ा उसका नर का, मादा में मादा का, नर में किसी भी ऑर्गन को हम लोग लगा लेते हैं। सही है। तो वो क्या है, वो 44 वाला बात है कि वो 44 बॉडी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये दो जो होते हैं एलोसोम, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जो कहा जाता है लिंग का निर्धारण करता है कि वो नर या मादा का जो फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, तो ये दो क्रोमोसोम करता है जिसे एलोसोम कहा जाता है। इसलिए देखिएगा कि लड़का कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो मादा में जो कुछ ऑर्गन होता है वो नर में नहीं पाया जाता है। दाढ़ी मूंछ निकालता है नर में, ये दो का ही कंडीशन है, दो का ही फंडा है। उधर महिलाओं में होता है ब्रेस्ट पे, वो बहुत कुछ जो फंडा होता है वो सब क्या है, ये दो जो कंडीशन है, दो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। अब आ जाता है लड़का या लड़की का जो फॉर्मेशन होता है, सेक्स डिटरमिनेशन, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें 46 कैसे। जब नर और मादा मिला तो 46 और 46 92 हो जाना चाहिए, 92। ऐसा नहीं, क्योंकि पहले ही कहा दिया गया है कि नर में 46 और मादा में 46 होगा। तो यहाँ पे लड़का लड़की ना है तो 46 ही होगा। कैसे, देखिए इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन कहा जाता है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ एटोसोम का 22 यहाँ आ जाता है, भाग लेता है, और इधर मिल जाता है कितना, 22। तो ये 46 का जो 44 था, ये 44 का 22 यानी 22, और 44 का इसमें 22 क्या होता है, मिलता है। और इधर का एक सेक्स क्रोमोसोम और इधर का एक सेक्स क्रोमोसोम जो होता है एक एक करके यहाँ आता है, मिलता है। टोटल देखिएगा 44 और 22 और 1 टोटल हो जाता है 46। इस प्रकार लड़का हो चाहे लड़की हो, इधर का 23 और इधर का 22 प्लस 1 और 22 प्लस 1, इस प्रकार जो लड़का हो चाहे लड़की हो 46 ही क्रोमोसोम रहता है। अब बात यह है कि ये 2 है, अगर नर में होगा तो XY होगा और मादा में जो होगा तो क्या होगा, X के रूप में होगा। यही निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की सेक्स डिटरमिनेशन में यही भाग लेता है। अब आ जाता है आंसर पर। ये तो हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज ले लिए, अब थोड़ा सा हम लोग आंसर में आ जाते हैं। पूछा गया था कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं। मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। एक विशेष लिंग निर्धारण, ये जो विशेष लिंग, ये 44 को छोड़कर अगर डायरेक्ट यहाँ आंसर करते तो हम समझा नहीं पाते, समझिएगा। तो लिंग गुणसूत्र जो होता है वो 2 होता है नर में और 2 होता है मादा में। तो ये होता है, एक होता है XX और एक होता है XY, ये होता है महिलाओं में, ये होता है नर में, आधार पर होता है। ठीक है, नर में XY क्लियर लिखा है गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। एकदम इसको अगर समझ गए हैं तो आप बना के भी लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि नर और मादा के संयोग से उत्पन्न संतान में लिंग का निर्धारण नर के गुणसूत्र से ही संभव है।
जो लिंग निर्धारण में ये जो नर वाला लिंग क्रोमोसोम है यानी सेक्स क्रोमोसोम है, यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, क्योंकि उसके पास तो वाई है ही नहीं, दोनों एक्स है। तो क्योंकि माता किसी भी परिस्थिति में नर शिशु को उत्पन्न कर ही नहीं सकती, नर शिशु को उत्पन्न करने के लिए वाई क्या करना चाहिए, वाई गुणसूत्र होना चाहिए, जो मादा में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि नर में एक्स वाई गुणसूत्र होने चाहिए। भाई निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स निषेचन क्रिया होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ होता है, अंडवाहिका में निषेचन। तो इधर का शुक्राणु और इधर का अंडाणु मिल रहा है। अब यदि पुरुष का एक्स लिंग निर्धारक गुणसूत्र मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स एक्स होगा, पुरुष का एक्स महिलाओं का एक्स, तो एक्स एक्स जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी, अगर एक्स एक्स दोनों का हो जाता है तो। और यदि पुरुष का वाई, क्योंकि पुरुष में वाई भी है लिंग गुणसूत्र, मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे एक्स वाई जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़का के रूप में होगा। ये आपका आंसर हो गया। और उसके बाद ये भी दीजिएगा आप एग्जाम हॉल में भी, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो हम अभी वर्णन किए उसका थोड़ा सा ये हम लोग क्या किए, चित्र के द्वारा दिखाएं। पिता यानी पुरुष का क्या है, एक्स वाई, माता यानी महिला कितना है, एक्स एक्स। अब क्या है कि अगर इस पिता का एक्स का संयोग अगर माता के एक्स के संयोग से होता है तो एक्स एक्स हो जाएगा, जो क्या होगा, लड़की हो जाएगा। अब एक्स का साथ अगर इधर का और एक एक्स है, एक्स के साथ एक्स जब भी मिलेगा तो क्या हो जाएगी, वो लड़की। फिर अगर ये y जो है, पिता के पास y है, ये पिता का y और इधर का जो x अगर मिलता है, वही बात लिखा था, तो एक्स वाई यानी लड़का। और फिर ये y अगर फिर और x जो है इसके साथ मिलता है तो लड़का। फंडा ये है कि इसमें 2:2 रेशियो यानी 1:1 रेशियो होता है, वो हम लोगों को दिखाने का नहीं है, सिर्फ इतना समझने का है कि पिता का x जब माता का x के साथ मिलेगा, क्योंकि माता में तो x ही है सिर्फ, तो पिता का x अगर माता के x गुणसूत्र के साथ मिल जाता है तो वो लड़की होगी। और पिता का अगर y मिलता है माता के एक्स के साथ तो एक्स वाई, जिसके कारण वो लड़का होगा। तो इस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन में मुख्य रोल पिता का है यानी पुरुष का ही होता है, क्योंकि वो उसका जो एलोसोम क्रोमोसोम है वो एक्स वाई फॉर्मेशन में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका पूरा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बोले थे, इसका ये पूरा हम लोग आंसर लिख लेंगे और उसका ही थोड़ा सा ये वाला चित्र दे देंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।